सवेली ठीक आतंकवादी अबू दुजाना एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी जिसने घाटी के अंदर कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। फिर चाहे बात अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की हो या फिर पांपोर में सुरक्षा बलों पर हमला, अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर का चीफ था और इसके मारे जाने के साथ ही अब तक इस साल घाटी में 117 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं। बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हमारे साथ इस वक्त मनीष प्रसाद हैं, हमारे संवाददाता, और अमित पालित भी हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी, और स्टूडियो में है मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। सबसे पहले मनीष प्रसाद के पास हम चलेंगे। मनीष, हमने सुनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो 15 कोर के हमारे कमांडर साहब थे, उन्होंने बताया कि इलाके में अय्याशी के लिए जाना जाता था। 2-3 इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसने पाकिस्तानी था, इसने यहाँ एक कश्मीरी लड़की के साथ शादी भी कर रखी थी और इसका जब जी चाहता था किसी भी घर में दाखिल हो जाता था। बंदूक की नोक पर ये स्थानीय लोगों को भी एक किस्म से इसने आतंक में डाल रखा था। सौरभ, जब डोजियर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तैयार किया था तो ये अहम जानकारियां उस डोजियर में भी लिखी थी। सौरभ, जो वीकनेस अबू दुजाना की बताई गई थी उसमें उसका एंगर यानी उसका गुस्सा बताया गया था और इसी का खामियाजा उसको भुगतना भी पड़ा, क्योंकि वो आसपास के साउथ कश्मीर के इलाकों में लोगों को डरा धमका रहा था, जबरन उनके घर में घुसता, रात गुजारता, यानी अभद्र व्यवहार भी करता। यही नहीं बल्कि डोजियर में भी सौरभ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, खासतौर पर कि उसने एक कश्मीरी मूल की लड़की से शादी की थी क्योंकि सेफ हाउस उसे चाहिए था, इसीलिए उससे शादी करने के बावजूद भी उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स थी और उन दोनों गर्लफ्रेंड्स के नाम हमारे पास मौजूद है क्योंकि डोजियर का ये अहम हिस्सा है। लगातार सर्वेलेंस रखा जा रहा था। फरवरी 2017 में सौरभ, जब उसका फोन रिकवर किया गया था, जब वो भाग निकलने में कामयाब हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस थे और कई सारी अभद्र डिटेल्स थी, जो इंडिसेंट डिटेल्स थी, और उसको पूरी तरीके से एक एक चीजें चेक करने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे घेराबंदी अबू दुजाना की कर ली थी। सौरभ, उसके साथ साथ अय्याशी इस तरीके की थी कि जब ये बैंक रॉबरी की, लूट की, तो उसके पैसों को इसने लोकल टेररिस्ट रिक्रूट करने के साथ साथ लड़कियों के ऊपर भी खर्च किया। ठीक, और शायद यही सब कमजोरियां जो हैं, यही सब सबूत बन गए सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इस आतंकवादी के खिलाफ। और आज एक ऑपरेशन में कई बार, 5 बार बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में बचा था, लेकिन आखिरकार कब तक खैर मना था और आज इसका अंत आ गया। लाते हैं मनीष आपके पास। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। अबू दुजाना, दक्षिण कश्मीर में आतंक का नाम, लश्कर-ए-तैयबा का डिविजनल कमांडर, आज सुरक्षा बलों के हाथों आखिरकार मारा गया। हमारे साथ स्टूडियो में है मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, अगर आप पिछले कुछ महीनों के सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो एक के बाद एक, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो, टॉप लीडरशिप जो है वो टारगेट पर है। बुरहान वानी से शुरू हुआ सिलसिला हिजबुल मुजाहिदीन से होते हुए अब लश्कर-ए-तैयबा तक पहुंचा है। देखिए, इसके लिए केंद्रीय सरकार, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों शाबाशी के पात्र हैं। जो टैक्टिकल फ्रीडम और लोकल कमांडर्स को ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया है ज़मीनी स्तर पे, उसका नतीजा है कि इतनी अच्छी हम रिज़ल्ट हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो कोऑर्डिनेशन, चाहे वो आर्मी में हो, आर्मी के साथ एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छा स्वरूप ले रहा है, उसका ये नतीजा है। तीसरा चीज़ की जो इंटेलिजेंस इनपुट है, उसके वजह से जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स है आतंकवाद का, कि वो कहाँ छुपा है, किस जनरल एरिया में छुपा है, और उस जनरल एरिया को कॉर्डन एंड सर्च करके डिस्ट्रॉय मिशन पे फौज जा रही है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये अबू दुजाना के केस में कि ये शैतान ही नहीं, हैवान भी हैं जी। और ये कश्मीर में आके औरतों से, लेडी से शादी, वही वो हैवानियत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यही उन चंद लोगों को भी समझने की जरूरत है। हाँ। कि जिनके नाम पर इस लड़ाई को लड़ने की बात ये हैवान और ये आतंकवादी करते हैं, ये उन्हीं के बीच कैसे मगरमच्छ बन के बैठे थे और शायद इसकी इत्तला भी उन्हीं में से आई, उन लोगों में से जिनको इसने आतंकित कर रखा था। हो सकता है कि जनरल साहब, मुझे ब्रेक लेना होगा और हम चलेंगे अमित के पास। अमित, आपको बताएंगे डिटेल में कि पूरा ऑपरेशन आज सुबह से कैसे शुरू हुआ, कैसे खबर मिली और कैसे इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया गया, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पुलवामा में मारा गया हाफिज सईद का शागिर्द, लश्कर कमांडर अबू दुजाना का हुआ एनकाउंटर, 15 लाख के नामी आतंकी का 5 घंटे में काम तमाम, ऑपरेशन हाकरीपोरा में सेना के सिर बंधा जीत का सेहरा।
तो एक बार फिर आपको हम बता दें आज की बड़ी खबर, लश्कर कमांडर अबू दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन घाटी के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी घाटी में सस्पेंड कर दिया गया है। ये किसी भी तरह की हिंसा की आशंका को देखते हुए किया गया है। आतंकी अबू दुजाना, जो कि लश्कर का कमांडर था, आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ एक एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इधर लश्कर कमांडर अबू दुजाना के खात्मे के बाद से सेना के निशाने पर अब उसका अगला टारगेट है, यानी अबू इस्माइल। अबू इस्माइल, आपको याद दिला दें, वो शख्स है जो कि अमरनाथ हमले का मास्टरमाइंड था। अबू दुजाना के मारे जाने के बाद अबू इस्माइल को लश्कर का नया कमांडर बनाया गया है। लश्कर तैयबा में के पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने अब अबू इस्माइल को कश्मीर में अबू दुजाना के बाद नया कमांडर घोषित कर दिया है। और ये वो आतंकवादी है जो कि उन 8 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार है जो अमरनाथ यात्री मारे गए थे कुछ हफ्ता पहले। मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। मनीष, अबू दुजाना के बाद अब नंबर अबू इस्माइल का, और अबू इस्माइल तो पहले से ही सुरक्षा बलों की टारगेट पर है। सौरभ, और ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारतीय सेना और सभी सुरक्षा बलों के सामने है, क्योंकि जैसे ही अबू कासिम मारा गया, फिर उसके बाद अबू दुजाना ने उसकी जगह ली। अबू दुजाना के एलिमिनेशन एनकाउंटर के बाद अब अबू इस्माइल, जो कि 2016 में इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ कर भारत में आया था, ये लश्कर तैयबा का आतंकी है और साथ में इसकी भी कैटेगरी A++ है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इस समय सुरक्षा बलों के रडार पर यह है। इसीलिए कई कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए गए, कैसो खासतौर पर पुलवामा और आसपास के इलाकों में किया गया, ताकि जल्द से जल्द अबू इस्माइल की घेराबंदी की जा सके। अबू इस्माइल के बारे में कहा जाता है कि उसके साथ 3 और 4 और ऐसे लोकल टेररिस्ट हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं और OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर का समर्थन हासिल है। इसीलिए यह आसानी से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। यही नहीं, बल्कि जहां अबू इस्माइल के बारे में कहा जाता है कि वो वेपन एक्सपर्ट है, तो उसके साथ साथ ग्रेनेड लॉबिंग करने के लिए 18 से 19 साल के एक लड़का भी उसने अपने साथ रखा हुआ है, जो कि हमेशा अबू इस्माइल के साथ रहता है। अबू दुजाना के साथ जो आरिफ नबी दर था, वो दरअसल अलीपुरा पुलवामा का रहने वाला है। वो भी ग्रेनेड लॉबिंग में माहिर था, यानी ग्रेनेड फेंकने में वो लगातार, उसके कई ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसमें उसने ग्रेनेड लॉब किया। और उसी तरीके से अबू इस्माइल ने भी अपने साथ 3 से 4 ऐसे लड़के रखे हुए हैं जो हर पल उसके साथ रहते हैं। स्पेसिफिक जानकारी भारतीय सेना, साथ में SOG और CRPF के पास है, इसीलिए अब कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और नेक्स्ट टारगेट अबू इस्माइल ही है जी। और अबू इस्माइल के दिन भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये हर आतंकी जानता है जो भी कश्मीर में बंदूक उठाता है हिंदुस्तान के खिलाफ, कि उसकी जिंदगी बस चंद महीनों की और मेहमान है। अबू दुजाना के मामले में हालांकि ये जरूर माना जा रहा था कि कई साल ये सिक्योरिटी फोर्सेस से बचता रहा, कई बार बिल्कुल नजदीक इसके पहुंच जाने के बाद भी सुरक्षा बलों को कामयाबी नहीं मिली थी। हमारे साथ जनरल सिन्हा स्टूडियो में और अमित पालित हैं हमारे साथ। अमित, आपसे जरूर ये समझना चाहते हैं कि ये एक ऐसा खूंखार आतंकवादी, एक ऐसा शख्स जो बार बार चकमा देने में किसी ना किसी तरीके से कामयाब हो जाया करता था, आज आखिर कैसे हत्थे चढ़ा सेना के, CRPF के और पुलिस के? सौरभ, हम साथ में बताना भी चाहेंगे किस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। साथ ही आपको वो जगह भी दिखाते हैं मैप के जरिए, गूगल मैप के जरिए, कि आखिर वो कहाँ पर है कि पूरा जहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो आप इस मैप में अगर देखें तो पुलवामा ये इलाका है, पुलवामा का ये मेन इलाका है। लेकिन इससे अगर हम नॉर्थ में, उत्तर की तरफ जाएँ तो यहाँ पर है कि पूरा जो गाँव है, इस गांव में ही खबर मिली थी, इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे फोर्सेस को कि यहां पर अबू दुजाना छुपा हुआ है अपने साथी के साथ। आप इस गांव को देखिए, छोटा सा गांव है, लेकिन पूरे रिहायशी इलाके के बीच में ही यहां पर ही एक मकान में जाके वो छुप जाता है। 4 बजे के करीब फोर्सेस पूरे इस इलाके को घेर लेती है, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, जिसमें CRPF, उसके अलावा पुलिस फोर्स, JNK पुलिस और साथ में RR की जो कंपनी है वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। और इस पूरे इलाके को घेरने के बाद 4 बजे से ही उसको कहा जाता है कि आतंकवादी को, अबू दुजाना को, कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो सरेंडर नहीं करता है। सरेंडर न करने की वजह से एक जो दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर जो मकान है, इस मकान के अंदर कुछ फैमिलीज भी रह रही थी जिनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। जब उनको बाहर निकाल लिया गया, उसके बाद करीब 8 बजे ये ऑपरेशन फिर शुरू हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन में क्या होता है कि जब आतंकी लगातार उनको बाहर आने के लिए कहा जाता है, जब फैमिली निकल के आ जाती है, उसके बाद इस घर से फायरिंग होने लगती है। बहुत हेवी फायरिंग थी, जिसका जवाब भी वहां पर जो फोर्सेस मौजूद थी उन्होंने दी है। लेकिन इसके बीच ये भी हुआ कि कुछ जो लोग थे वो बीच में आके इस ऑपरेशन को नाकाम करना चाहते थे। अब जब नाकाम करने आए तो बीच में आने की वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं, ये खबर जरूर आ रही है। लेकिन आप देखिए किस तरह से फिर आखिर में सेना ने इस पूरे मकान को ब्लास्ट करके खत्म कर दिया, उड़ा दिया, जिसके बाद अबू दुजाना और उसका जो
साथी था जिसका नाम आरिफ है, आरिफ डार, वो इसमें ढेर हो गया। अबू दुजाना बहुत खुकारा आतंकी था, डिविजनल कमांडर था। वही आरिफ के ऊपर भी आरोप है कि वो काफी सारे जो वेपन्स की लूट की बात आई थी या फिर लूटपाट हो रही थी उसमें वो इन्वॉल्व रहा था। इसके साथ ही हम एक और वीडियो के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और ये वीडियो में आप साफ साफ आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये आखिर में, हाँ ये इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से, अब ये वही मकान है जिस मकान में अबू दुजाना आरिफ के साथ छुपा हुआ था। जब इसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया तब यहाँ पर आग लग गई और इसमें वो ढेर हुआ। लेकिन आसपास का इलाका देखिए रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है जो बार बार एक्सपोज होती है। जिस घर में ये छिपे होते हैं वही लोगों को ये हॉस्टेज बनाने की कोशिश करते हैं। इस केस में भी यही हुआ। अबू दुजाना और उसके साथी आतंकवादी ने घर से लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को बाहर निकाला गया और फिर इनका खात्मा हुआ। जनरल सिन्हा, लेकिन हमने ये देखा है कि एक कमांडर माना जाता है, तुरंत जो आतंकवादी जमाते पाकिस्तान में बैठी हुई हैं वो उसका कोई ना कोई और सक्सेसर उसकी घोषणा कर देती हैं, जैसा कि इस केस में वो अबू इस्माइल जो कि अमरनाथ यात्रियों के कत्ल का जिम्मेदार है। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता है? आप एक लीडर को जब मारते हैं तो कम से कम आप कुछ वक्त के लिए तो उस तंजीम की कमर तोड़ते हैं। देखिए, एक तो अच्छी चीज़ है कि जो भी लीडर उभरता है उसका खात्मा हो रहा है, पहले ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं जो सबसे अहम बात कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो सपोर्ट बेस है, जो जिस घर में वो लोग रहते हैं, जहाँ खाना उसको मिलता है, आतंकवादी को एम्यूनिशन मिलता है, आर्म्स मिलता है, दवाई मिलती है, पैसा मिलता है, वो सपोर्ट बेस को आइडेंटिफाई करके इंडियन पीनल कोड 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, उस प्रावधान को और सशक्त करके और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA, इन दोनों को और सशक्त करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करके आप कैपिटल पनिशमेंट दीजिए, देश निकाला का हुक्म दीजिए। ये विष हैं, ये सांप हैं, ये देश के अंदर नहीं रह सकते, इनका कोई जगह नहीं इस देश में। जब तक इस तरह की हम कार्रवाई नहीं करें, कड़ा संदेश नहीं जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे होता है कि जो ही आर्म फोर्सेज ऑपरेशन शुरू करती है, आर्मी ऑपरेशन शुरू करती है, स्टोन पेल्टर्स मिनटों में लेकिन अगर आप गौर करें, आप बेहतर जानते हैं, मैं एक रिएक्शन इस पर मनीष से लेना चाहता हूं। मनीष, जो बात जनरल सिन्हा कह रहे हैं, जो इनको आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मुहैया होती है, जब ऑपरेशन चलता है तो वहां पर कैसे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ महीने पहले की बात है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार कैजुअल्टी हो रही थी, लेकिन उसमें हमने एक बदलाव देखा है। अब अगर वहां पर पत्थरबाजी होती है तो सेना उनके साथ भी सख्ती से निपटती है। कई बार लोग घायल भी होते हैं, इक्का दुक्का मामलों में ऐसे में जान भी गई है उन लोगों की जो कि पत्थरबाजी आतंकवादियों को बचाने के लिए सामने आते हैं। कोई चेंज ऑफ टैक्टिक है ग्राउंड पर? सौरभ, ये पूरा चेंज ऑफ टेक्टिकल मूवमेंट के साथ साथ जो लोकल कमांडर्स हैं उनको फ्री हैंड दिया गया है। इसीलिए जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं पिछले दिनों, मतलब पिछले 6 महीने से जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, उसमें एक इनर कोर टीम जो कि ऑपरेशन को अंजाम देती है, जिसमें भारतीय सेना, CRPF और SOG के जवान होते हैं। लेकिन आउटर कॉर्डन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो ब्लॉक करता है स्टोन पेल्टर्स को अंदर आने से, उसमें भी CRPF का हैवी डिप्लॉयमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट होता है, ताकि किसी भी तरीके से एनकाउंटर साइट पर कोई भी बाधा ना पहुंचाई जा सके। यही वजह है कि जब सद्दाम पडर का एनकाउंटर हुआ या फिर उससे पहले जो एनकाउंटर्स हुए, उसके साथ साथ आज के इस एनकाउंटर में भी जब स्टोन पेल्टिंग की कोशिश की गई तो उनको बाहर आउटर कॉर्डन में ही लॉक कर दिया गया और अंदर टीम लगातार एनकाउंटर और ऑपरेशंस को अंजाम देती गई और एनकाउंटर साइट पर कोई भी पत्थरबाज नहीं पहुंच पाया और इसका असर इस एनकाउंटर पर नहीं पड़ा। दूसरी बड़ी बात, फ्री हैंड देने के साथ साथ अगर किसी भी तरह से ग्रेनेड लॉब किया जाता है, अगर स्टोन पेल्टिंग की आड़ में ग्रेनेड लॉबिंग करने की कोशिश की जाती है, तो इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड है कि सीधा स्पॉट कर उसको ढेर किया जाए जो ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश कर रहा है जी। इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको ठप कर दिया जाता है, ताकि कहीं से भी व्हाट्सएप के जरिए या फिर किसी और मैसेज के जरिए कोई मदद का मैसेज इससे पहुंचाना पाए। एक सवाल मेरा भी है, अमित कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अमित बोलिए। मैं सिन्हा जी से ये पूछना चाहता हूं, सिन्हा जी, जिस तरह से सरकार ये काम कर रही है, सरकार ने एक टैक्टिस जो लगाया है, जो साफ नजर आ रहा है, उसका असर नजर ये आ रहा है कि पहले तो LOC और जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरह से इस तरह से सील किया गया कि घुसपैठ ना हो सके। दूसरा है कि अंदर ऑपरेशन चला के जो आतंकी मौजूद है उनको खत्म किया जा रहा है। और तीसरा बहुत अहम ये है कि जो हुर्रियत और दूसरे जो मददगार हैं उनकी फंडिंग को रोकी जा रही है, ताकि एक तरह से जो चोक कर दिया जाए जितने आतंकवादी है। तो आपको लगता है ये जो नया एक सरकार ने नई स्ट्रैटेजी निकाली है कारगर साबित हो रही है, लगातार रिजल्ट दे रही है? एकदम। देखिए, ये 3 pronged स्ट्रैटेजी है।
पहला स्ट्रैटेजी है कि बॉर्डर 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसको पूरी तरह से सील करो, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है। दूसरा स्ट्रैटेजी है टेरर फंडिंग का। टेरर फंडिंग आपको पता है कि एनआईए कितना अच्छा काम कर रही है। हम लोग को पता है कि 800 करोड़ का फंडिंग पाकिस्तान ने हरियत लीडर्स को दिया है। हरियत गिलानी का बेटा खुद एडमिट कर रहा है कि गिलानी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान फंडिंग करता है, और सऊदी अरबिया, कटार और अबू धाबी, ये अपना दुबई से पैसा हवाला के माध्यम से दिल्ली पहुंचता है और वहां से चांदनी चौक पहुंचता है और कश्मीर पहुंचता है। तो ये तो सब एडमिट कर रहा है, तो सब एविडेंस के रूप में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे सांप जो देश के अंदर रह रहे हैं, जिसका इतना, उसका गिलानी का खुद बेटा ये एविडेंस दे रहा है। अब हम लोग को किस चीज़ का इंतजार है? इनके साथ तो 24 घंटा में हरकत होनी चाहिए और इनको मिनिमम ये करना चाहिए कि देश से निकाल के फेंको, अनवांटेड हैं। आईपीसी आपने जनरल से ना आपने ये भी देखा होगा कि कैसे ये गीदड़ फपकियां देने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये गद्दार जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी, जब इनको एनआईए का नोटिस गया तो कैसे सीने में इनकी तकलीफ होती है और फिर अस्पताल भागने का बहाना करते हैं किसी ना किसी तरीके से। ये सब के मामले में यही हुआ था। सौरभ जी, ये सब के सब डरपोक हैं और ये एक बार जब स्टेट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रत्यक्ष रूप में स्टेट पावर अपनी शक्ति को दिखाता है, तो ये चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं और फिर मेडिकल बीमारी का बहाना लेते हैं। लेकिन अभी जो आप बात करते हैं वो बहुत अहम है। इस पर फिर एक बार मनीष का रिएक्शन चाहते हैं कि मनीष, केवल ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है या एक फ्रंट पर कार्रवाई नहीं है, एलओसी पर सख्ती, चौकसी, इन्फिल्ट्रेशन में कमी, वहां से आने वाले घुसपैठियों को मार गिराना, उसके बाद जो यहां पनप रहे आतंकवादी हैं या जो घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं उनका खात्मा, उसके लिए सेना को और सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड, और तीसरा जो अमित कह रहे थे, एनआईए के जरिए, अपने आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जरिए उस फंडिंग पर एक तरीके से उसकी गर्दन दबोचना और उसको चोक करना ताकि ये पैसे पैसे को मोहताज हो जाएं। तो ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी सरकार की लगती है। सौरभ, ये एक चक्रव्यूह है जिसको तैयार किया गया करीबन 6 महीने पहले। जब उरी अटैक हुआ तो उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को अग्रेसिवली फॉलो किया गया और खासतौर पे 750 किलोमीटर की जम्मू कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर मॉडर्न फेंसिंग का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ आपने पिछले दिनों जो बंकर बस्टिंग का वीडियो देखा होगा, वो खुद बता देता है कि एटीजीएम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के उन एरियाज को टारगेट किया गया जहां से वो बॉर्डर एक्शन टीम या फिर घुसपैठियों को घुसपैठ करने में मदद कर रहे थे। पहला। दूसरा आया हिंटरलैंड और उससे पहले रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया में जो खासतौर पर ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से जो आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, उनको जो हेल्प मिल रही थी, उसकी कमर तोड़ी गई और ओवरग्राउंड वर्कर्स को लगातार पिक किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और हिंटरलैंड पे जो कार्रवाई की जा रही थी उसको रोका गया। सौरभ, 2017 में अभी तक कुल मिलाके 48 फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई है, जो भारतीय सेना और साथ में एसओजी और सीआरपीएफ के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण था। इसीलिए उनके परिवार के लोगों से बातचीत की गई। पिछले दिनों लोगों ने, आतंकियों ने सरेंडर भी किया, जो कि मेन स्ट्रीम से हटकर लश्कर या हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिल गए थे। उन्होंने सरेंडर किया क्योंकि उनके परिवार को लगातार यह समझाया गया कि अपने लड़कों को कहो कि वो वापस आ जाएं। और सोशल मीडिया के जरिए जो जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, उसको भी ब्लॉक किया गया घाटी में। तो ये 3 वे कम्युनिकेशन हुआ, 3 वे अग्रेसिव ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो पिन पॉइंट A++ टेररिस्ट थे, जो कि लश्कर या हिजबुल मुजाहिदीन या जैश ए मोहम्मद की कमान संभाल रहे थे, उन पर टारगेटेड ऑपरेशन हुआ। और उसी में आज एक और आतंकवादियों का एक बड़ा विकेट गिरा है, अबू दुजाना का। अगला नंबर अबू इस्माइल, जो अबू दुजाना की जगह घोषित किया गया है लश्कर तैयबा का कश्मीर का नया कमांडर। हमारे लिए एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे स्वतंत्रता दिवस पर इंडिया टीवी आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। उससे पहले ओ माय गॉड में देखिए बिहार में महागठबंधन का सर्कस।